नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपना इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10। हम लोग एम लक्ष्मीकांत सीरीज को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग का अगला चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का संशोधन। जैसे कि बेटा अभी हम लोग ने पास्ट की क्लास जब हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने कई बार इसको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके थे, पर जल्दी से आइए ब्रीफली एक बार इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बेटा पॉलिटी चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हम लोग इस चैप्टर में एक नई चीज देखेंगे। नई चीज ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा कानून सिंपल मेजॉरिटी से होता है, कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी विद मेजॉरिटी ऑफ हाफ द स्टेट से होता है। तो बेटा अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के वीडियोस देख लिए होंगे। जिसने अभी तक नहीं देखा तो अभी तुरंत जाइए, वीडियो को पॉज करके वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है संविधान का संशोधन। देखते हैं बेटा, ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 के अंदर आता है। एक चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करनी है। क्या? संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 और पार्ट 20 के अंदर आता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं संविधान संशोधन का क्या प्रोसीजर होता है, हम लोग किस नियम को फॉलो करते हैं, किसका पालन करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा याद करिए, अभी हम लोगों ने जब फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बात बताई थी 1973 केशवनंद भारती केस, और मैंने आपको ये बताया था हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है हम लोग को वही फॉलो करना होता है। केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडेंस दिया था? यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट अमेंड इट्स बेसिक फीचर। तो यहाँ पे यही बात करी गई है, संविधान के आप मूल अंगों को बिना छेड़े आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल बेसिक फीचर का मैं आपको बता देता हूं। बेसिक फीचर का कुछ एग्जाम्पल होता है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, वो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस तरीके से ये सारे जो फीचर होते हैं ये हम लोगों के बेसिक फीचर्स के अंदर आते हैं। मतलब पार्लियामेंट रूल तो ला सकता है पर इन एग्जिस्टिंग रूल्स को चेंज नहीं कर सकता, इसी को बोलते हैं विदाउट टेम्परिंग द बेसिक फीचर। उसके बाद, An amendment can be initiated by introducing a bill only in parliament। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, संविधान संशोधन केवल संसद में किया जा सकता है, केवल पार्लियामेंट में किया जा सकता है और कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। स्टेट लेजिस्लेचर चाह के भी इस बिल को नहीं ला सकता। आगे, द बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। बेटा मिनिस्टर की तो चलो बात समझ में आ गई, ये प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है? प्राइवेट मेंबर का मतलब जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते वो। बेटा प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है मिनिस्टर के अलावा कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई अपोजिशन पार्टी का एमएलए, यहाँ पे उन सब की बात करी जा रही है। तो ये सारे बंदे कहलाते हैं हम लोगों के प्राइवेट मेंबर्स। क्लियर हो गया? तो ये बिल केवल पार्लियामेंट में आ सकता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर या लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी इस बिल को पार्लियामेंट की टेबल पे इनिशिएट कर सकता है, रख सकता है। चलते हैं आगे। द बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन नहीं लेनी होती। पर आपको एक बात ये पता है,
कि कौन से ऐसे बिल होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, तो जी हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनी बिल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कौन सा बच्चे? मनी बिल। पार्लियामेंट में मनी बिल बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो आर्टिकल नंबर 368 से आएगा, और ये बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन प्रेसिडेंट की नहीं रिक्वायर्ड है। आगे, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस विद स्पेशल मेजॉरिटी। एक बात आपको बेटा यहां पे बहुत ध्यान देने वाली है। क्या? आर्टिकल 368 में से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहकर होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट से होता है। जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आर्टिकल 368 में सिंपल मेजॉरिटी से होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता, पर हम लोग उसको यहां पे कॉलम में लिखते हैं, पर इसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 368 के केवल उसी फीचर्स पे जुडिशियल रिव्यू ले सकता है जो कि आर्टिकल 368 के स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ हाफ स्टेट्स, इन दो वजहों से होता है। ठीक, तो यहां पे बिल को पास करना होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। आगे, ईच हाउस मस्ट पास अ बिल सेपरेटली, बट ऑब्वियस सी बात है प्रत्येक घर से अलग अलग बिल पास करना होगा, एकदम सही बात। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन। एक बात आपको बेटा बहुत याद रखनी है। याद क्या रखनी है मैं बता देता हूं आपको बेटा। जो ज्वाइंट सेशन होता है, क्या होता है? ज्वाइंट सेशन बच्चे याद रखना, ज्वाइंट सेशन केवल सिंपल बिल पर होता है। केवल किस बिल पे होता है? सिंपल बिल पे होता है। ज्वाइंट सेशन मनी बिल पे नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता। समझ में आ गया? पर फाइनेंशियल बिल बेटा, जो फाइनेंशियल बिल होता है बेटा, फाइनेंशियल बिल को हम लोग सिंपल बिल की तरीके ही ट्रीट करते हैं, तो बेटा फाइनेंशियल बिल पे भी ज्वाइंट सेशन होता है। तो आपको एक बात ये नोट करनी है, इंडिया में ज्वाइंट सेशन किन किन बिल्स पे हो सकता है? सिंपल बिल पे हो सकता है, फाइनेंस बिल पे हो सकता है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे नहीं हो सकता। तो और ज्वाइंट सेशन कब हो सकता है? ज्वाइंट सेशन की कंडीशन ये होती है बेटा, जब दोनों हाउस के बीच में 6 मंथ का डेडलॉक हो जाए। कितने मंथ का डेडलॉक हो जाए? 6 मंथ का डेडलॉक हो जाए, तब इस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक, ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। कब? जब दोनों हाउस के बीच में 6 मंथ्स का एटलीस्ट मिनिमम विवाद हो जाए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। अब ज्वाइंट सेशन होगा भी तो कैसे होगा? एक चीज और याद करो, अब ज्वाइंट सेशन की बात चल रही है बेटा। जो ज्वाइंट सेशन होता है वो रूल ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है? रूल ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग। और बेटा इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? यानी सभापति। इसका सभापति होता है लोकसभा का स्पीकर। क्या होता है? लोकसभा का स्पीकर होता है। समझ में आ गई आपको ये बात? तो ये ज्वाइंट सेशन के बारे में कुछ स्पेशल जानकारियां थी जो आपको याद रखनी है। ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है? जब 6 मंथ का डेडलॉक हो जाता है किसी भी बिल के ऊपर। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? लोकसभा का फॉलो होता है। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा का होता है। मान लेते हैं अगर लोकसभा का स्पीकर छुट्टी पे चला गया तो बेटा नेक्स्ट होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
ठीक, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर ये दोनों छुट्टी पे चले गए तो बेटा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन होगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये होगा इसका नेक्स्ट। समझ में आया सभी को? तो ये प्रायोरिटी को फॉलो करा जाता है और इसमें देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन, क्योंकि बेटा ये संविधान संशोधन बिल है, तो इसमें बेटा ज्वाइंट सेशन की कोई बात नहीं हो सकती। क्या ये बात सभी के समझ में आई? अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। इफ बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजन then it must be ratified by half of the Indian state। बेटा फेडरल प्रोविजन का क्या मतलब होता है? बेटा फेडरल प्रोविजन का मतलब होता है वो रूल, वो लॉ जो स्टेट के भी कानून को या स्टेट के भी पावर को छीन सकता है, उस प्रोविजन को हम फेडरल प्रोविजन बोलते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे समझिए इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है? सभी स्टेट के इलेक्टेड एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड होते हैं। अगर हमने आर्टिकल 368 से एक रूल बनाया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमें इसके प्रोसीजर को चेंज करना है। पहले था कि एमएलए और एमपी जो इलेक्टेड होते हैं वो दोनों वोट करते हैं, अब पार्लियामेंट चाहता है केवल इसमें पार्लियामेंट के ही लोग यूज करें। तो अब ये नए बिल में पार्लियामेंट स्टेट्स के एमएलए की पावर को कट करना चाह रहा है, तो मतलब जो पावर स्टेट को थी अब नहीं देना चाह रहा है। तो बेटा इस वाले बिल में जो प्रोविजन है ये फेडरल प्रोविजन है। अगर ये वाला बिल पार्लियामेंट लाएगी तो बेटा इसको स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा के साथ इंडिया के हाफ से ज्यादा स्टेट्स यानी कि 28 हैं इस समय, तो 15 स्टेट्स से एटलीस्ट सिंपल मेजॉरिटी से वहां की विधानसभा में बिल को पास करवाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का ये वाला बिल पास होगा। तो याद रखिए अगर स्टेट को कोई पावर देनी है या स्टेट से कोई पावर छीननी है तो ये बिल कहलाते हैं फेडरल प्रोविजन वाले, और ऐसे बिल को स्टेट में रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो आगे आप दिमाग लगाना कि ये बिल आ रहा है, इसमें स्टेट की ये पावर छीनी जा सकती है, तो ये कैसे होगा? तो अब आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अब आप इससे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू द बिल। बेटा ये आगे प्रेसिडेंट चैप्टर में एक होता है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या आता है? वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बेटा हम लोग ये चीजें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहां पे एक चीज आप नोट करके लिख लेना, नोट करके ये लिख लेना कि बेटा जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे कभी भी कुछ भी अपना वीटो यूज नहीं कर सकता, उसको उस पे अपने सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। उसको ना प्रेसिडेंट रेटिफाई करने के लिए भेज सकता है, ना रिजेक्ट कर सकता है, ना अपने पॉकेट में रख सकता है। ये बात सभी को क्लियर हो गई? ये बात थी इसकी। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो यहां पे सबसे पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अभी आप लोगों ने लास्ट सिंपल मेजॉरिटी का वीडियो देख लिया होगा, तो अब आपको देखना है कि सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से कौन कौन से कानूनों को बदला जा सकता है। तो वो है आर्टिकल नंबर 2 एंड 3। आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 क्या बोलता है? बेटा आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 स्टेट्स की बात करता है ना, और स्टेट्स को डिवाइड करने की बात करता है ना। तो बेटा ये बिल हम लोगों का सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। कैसे? आर्टिकल नंबर 2 बोलता है ना कि हम
किसी नई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में जोड़ के हम उसको एक स्टेटहुड का दर्जा दे सकते हैं, उसको यूटी का दर्जा दे सकते हैं, या किसी एग्जिस्टेंट स्टेट से जोड़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है बिना ज्योग्राफिकल बाउंड्री को छेड़े आप इंडिया के किसी भी स्टेट्स को तोड़ सकते हो, उसके पार्ट्स कर सकते हो, उसको यूटी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आर्टिकल नंबर 3 बोलता है। तो बेटा इस तरीके का अगर हमें बिल लेके आना है, जैसे लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर का आया था, जम्मू एंड कश्मीर को पहले 2 पार्ट में तोड़ा गया, फिर यूटी बना दिया गया दोनों को, तो ये आर्टिकल 2 और 3 का यूज करके हुआ। तो बेटा ये वाला बिल पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ होगा, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आगे, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। ये बात आपको शायद जान के बड़ा तवज्जो होगा, बड़ा ताजुब होगा। ताजुब ये होगा बेटा, जो स्टेट के अंदर विधान परिषद होता है ना, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खत्म कर सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब खत्म कर सकती है, पर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म नहीं कर सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर सकती है, बट पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव का असेंबली को खत्म नहीं कर सकता। ठीक, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने विधानसभा से एक सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करना होगा कि हम अपने राज्य के विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं। यह बिल को पास करके वो ले जाएगा पार्लियामेंट के पास। अब यहां से पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो इस बिल को पास करता है कि नहीं। अगर पार्लियामेंट इस बिल को पास करेगा तो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा और वो बिल पास करके आप उस स्टेट की विधान परिषद खत्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तेलंगाना, जैसे तमिलनाडु, बेटा इन स्टेट्स में आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो इन स्टेट में कभी सरकार वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना देती है, कभी कहती है हमें इसको खत्म करना है। अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग की स्टेट गवर्नमेंट चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना तो वो खत्म कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाए रखना तो वो बनाए रख सकती है, उसके लिए उसको बिल पास करना पड़ेगा। समझ में आया? चलते हैं आगे। कोरम इन पार्लियामेंट। बेटा कोरम की बात अभी आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में पढ़ा होगा। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर टू प्रोसीड डे टू डे वर्क, मतलब कितने न्यूनतम लोगों की आवश्यकता है कि दिन प्रतिदिन की कार्रवाई चलाई जा सके। अगर हमको कोरम से रिलेटेड कानून बनाना है तो इसको भी हम सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल तो बेटा तुरंत पास हो जाता है। इस बिल पे आपने नहीं देखा होगा कभी कोई नौटंकी होती है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको चुटकी में बिल को पास कर देते, नहीं अरे ये तो बहुत अच्छा बिल है, इसको पास कर दो। आगे, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटी। तो बेटा प्रिविलेज का मतलब होता है उनको जो छूट होती है, उनको फैसिलिटीज होती हैं, इसकी बात करी जा रही है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, नंबर ऑफ पुजीन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। बेटा पुजीन जजेस का मतलब क्या होता है? बेटा ये उपद्रवी वर्ड गलत आया है, इसको मैं माफी चाहता हूं, ये यहाँ पे गलत आया है। इसको पुजीन जजेस का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी संख्या क्या है, उसको घटाना बढ़ाना, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। आगे, कन्फर्मेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन। आप इस प्रकार के नियम को सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, किसी बंदे की नागरिकता के ऊपर आपको कानून बनाना। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डी एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
यूनियन टेरिटरीज, 5th एंड 6th शेड्यूल। बेटा डी एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या मतलब होता है? बेटा जो आपने देखा होगा हम लोग का एक क्षेत्र होता है, कभी 5 साल 6 साल बाद होता है, वो दूसरे क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस एरिया की जैसे जैसे जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है उस हिसाब से वहां की विधानसभा या विधान परिषद की सीटों को चेंज कर दिया जाए, इसको डी एलिमिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग कानपुर के हैं, जो कानपुर नगर के हैं, मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। बच्चों आपने देखा होगा जो कानपुर का स्वरूप नगर है वो तो आता बाय डिफॉल्ट कानपुर नगर के अंदर है, पर बेटा जो स्वरूप नगर आर्य नगर जो लोकसभा सीट है वो कानपुर देहात के अंदर आती है। किसी जमाने में ये कानपुर नगर के अंदर थी, पर अब ये कानपुर देहात के अंदर चली गई, जबकि आर्य नगर स्वरूप नगर तो कानपुर का सबसे वीआईपी पॉइंट है। ये कैसे हुआ? इसको बोलते हैं डी एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आज वो इस विधानसभा में आता है, कल वो किसी और विधानसभा में आएगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। यूटीज की बात और 5th एंड 6th शेड्यूल। बेटा 5th एंड 6th शेड्यूल हम लोगों की उसकी बात करते हैं, ट्राइबल्स एरिया की, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। बेटा जो शेड्यूल नंबर 5 है वो हम लोग की शेड्यूल ट्राइब्स पूरे इंडिया की बात करता है, और जो हम लोग का शेड्यूल 6 है वो शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मेघालय, इन 4 की बात करता है। ठीक, चलते हैं आगे। अब अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजॉरिटी। कौन कौन से कानून हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड करते हैं? संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। The majority of provision in this constitution need to be amendment by special majority of parliament। जो प्रावधान दिए हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से होने। सबसे पहला, the special majority is required only for voting at third reading of the bill। ये क्या होता है बेटा? इसको हम आपको आगे एक बजट चैप्टर लाएंगे, उसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे, पर एक चीज आप जान लीजिएगा बेटा, जो पार्लियामेंट में बिल होता है ना बेटा, वो स्टेज बाय स्टेज पास किया जाता है। कब पास किया जाता है? स्टेज बाय स्टेज। तो बेटा जो थर्ड रीडिंग किसी भी बिल की होती है वो फाइनल रीडिंग होती है। फिर से, किसी भी बिल की जो थर्ड रीडिंग होती है वो फाइनल रीडिंग होती है। तो बेटा स्पेशल मेजॉरिटी जब वोटिंग कराई जाती है वो थर्ड रीडिंग में करवाई जाती है, ना कि फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। द प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस फंडामेंटल राइट्स। देखिए आ गया, अगर हमको मौलिक अधिकार के अंदर चेंज करना है तो हमको स्पेशल मेजॉरिटी से करना पड़ेगा। आप भले कर दो, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले ले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, all other provision which are not covered in the first and third category। फर्स्ट कैटेगरी अभी आपने देख लिया, अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी देखेंगे, इसके बाद जो सारा बचेगा वो बेटा इसी के अंदर आएगा। तो मेन आप याद कर लो, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के जो रूल होंगे वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे, बाकी सब सिंपल मेजॉरिटी से या मेजॉरिटी प्लस हाफ द स्टेट्स इससे होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, संसद और राज्यों की सहमति के विशेष बहुमत द्वारा। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोविजन है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। देखो अभी मैंने आपको एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एग्जांपल शुरुआत में बताया था। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। बेटा यूनियन और स्टेट्स के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स का मतलब गवर्नर हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, इन सब की क्या पावर्स घटानी बढ़ानी, इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की अगर हमें पावर्स को घटाना है बढ़ाना है, इससे रिलेटेड बिल को हम लोग ला सकते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको सेंटर और स्टेट के बीच में जो कानून अभी करंट में चल रहे हैं इसमें कुछ इंक्रीज करना है या इसमें कुछ डिक्रीज करना है, तो बेटा इसकी बात करी गई है। संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों की बात करी गई है। आगे जीएसटी काउंसिल
गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। आगे एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची के अंदर जो चीजें मेंशन करी गई हैं। आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। पता चला आपने एक आर्टिकल 368 से एक ऐसा बिल पास कर दिया जिसमें आप कहना चाहते हो कि हम यूपी से पार्लियामेंट की सारी सीटें खत्म करना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके का बिल लाना चाहते हो तो बेटा वो इस तरीके से पास होगा। दूसरा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, मतलब आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 को भी आप ऐसे ही अमेंड कर सकते हो। कैसे? जैसे करंट में आर्टिकल 368 ने बताया कि आप 3 तरीके से अमेंड कर सकते हो। अब आप एक आर्टिकल 368 से एक बिल लेके आओ कि आर्टिकल 368 से जो अमेंडमेंट होगा वो केवल सिंपल मेजॉरिटी से होगा। तो इस बिल को भी आपको स्टेट से और सेंटर से दोनों से पास कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये अब हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्रिटिसाइज किया है इस अमेंडमेंट प्रोसेस को। क्या किया है? देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एज इन यूएसए। बेटा हम लोग के इंडिया में जैसे यूएसए में बेटा एक कन्वेंशन है, एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को करती है या देखती है। इंडिया में ये सारी पावर आपको पार्लियामेंट को ही दे दी गई है। पार्लियामेंट कानून बनाता भी है, पार्लियामेंट कानून तोड़ता भी है। तो यहाँ पे इस बात का यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया है। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात बेटा, संविधान संशोधन केवल पार्लियामेंट में हो सकता है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमें इस बिल में कुछ अपने हिसाब से चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। आगे, मेजर ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट अलोन आइदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। अभी आपने देख लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच स्टेट लेजिस्लेचर शुड पैसिफाई, रिजेक्ट और अमेंड। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपने देखा होगा ना, जिस बिल में सेंटर के साथ साथ हाफ से ज्यादा स्टेट्स को भी बिल को रेक्टिफाई करना है, बेटा इस केस में ना पार्लियामेंट में कोई स्टेट्स के लिए टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। स्टेट्स उसको कितने भी दिन में बना सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, इसकी यहां पे बात करी गई है। आगे, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग बोथ ऑफ हाउस पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकते। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर आर टू स्केची, ये बहुत सरदर्द वाला काम है। एकदम सही बात। तो ये थी हम लोग की क्लास अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। जिसको जो डाउट हो, जो प्रॉब्लम हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7379000488 पे हमसे व्हाट्सएप के थ्रू मिल सकता है, जुड़ सकता है, या नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकता है, उसकी मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू।